नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की, जहां बर्रा में लैब टेक्नीशियन की किडनैपिंग का मामला 26-27 जून को ही किडनैपर्स ने युवक की हत्या कर दी थी। हत्या कर अपहृत संजीत के शव को पांडु नदी में फेंक दिया था। अपहरण और हत्या की वारदात में संजीत के 2 दोस्त शामिल हैं, एसएसपी ने ये कहा है। युवक की हत्या की खबर से परिवार वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस की कई टीमें नदी में शव ढूंढ रही हैं। परिजनों का हाल बुरा है। मां और बहन तो खबर पाकर बेहोश हो गए। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अधिकारियों ने मामले को लेकर चुप्पी साधी हुई है। पुलिस पर किडनैपर्स को 30 लाख रुपए दिलाने का आरोप है। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे, जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडु नदी में उनको बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है। कानपुर से हमारे सहयोगी श्याम तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। श्याम, कानपुर पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। किडनैपर्स को 30 लाख की फिरौती दिलाने का भी आरोप है और 1 महीने तक अपहृत युवक को ढूंढ भी नहीं पाई पुलिस। बिल्कुल अपर्णा, जिस तरीके की ये वारदात है, जिस तरीके की ये घटना है, ये बिल्कुल पुलिसिंग को शर्मसार करती है। 31 दिन बाद पुलिस इस मामले को क्रैक कर पाती है और उसके बाद भी जो अपहृत है उसकी पहले ही हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि जब 22 जून को युवक लापता हुआ था, तब उसके परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वो लोग लगातार अपहरण की आशंका जाहिर कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने 5-6 दिनों तक कुछ नहीं किया और 6 दिन बाद तकरीबन इसमें FIR दर्ज की और मामले को अपहरण में तरमीम किया। 29 तारीख को फिरौती की पहली कॉल आई। उसके बाद परिजनों ने जब संपर्क किया तब पुलिस ने इसको हल्के में लिया और इसके बाद घर वालों को ही हिदायत दी कि वो अपहरणकर्ताओं से लंबी बातें करें और लंबी बातें करने की वजह से वो नंबर को ट्रेस कर लेंगे और अपहरणकर्ताओं को पकड़ लेंगे। लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं तक नहीं पहुंच पा रही थी और लगातार अपहरणकर्ता 30 लाख रुपए की फिरौती देने का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते पुलिस के साथ मिलकर के परिजनों की स्ट्रेटजी ये थी कि पैसा दे दिया जाए और पुलिस ने उनको ये आश्वासन दिया था कि अगर वो पैसा दे देते हैं और तो पैसा देते समय ही वो अपहरणकर्ताओं को दबोच लेंगे। जिसके चलते 13 जुलाई का दिन वो तय हुआ जब वो अपहरण के लिए फिरौती की रकम दी जानी थी। आपको बता दें कि बर्रा थाना क्षेत्र में गुजैनी बाईपास में पुलिस ने बाकायदा पूरी फील्डिंग सेट की और उसके बाद एक बैग में पैसा रख करके देने की बात कही गई और वो बैग आपको बता दें पुलिस ने ही दिया था संजीत के परिजनों को और परिजनों का दावा है कि उन्होंने उसमें 30 लाख रुपए रखे और पुल से नीचे अपहरणकर्ताओं के कहने पर बैग को नीचे फेंक दिया। और इस दौरान जो तत्कालीन बर्रा इंस्पेक्टर हैं, वो जो संजीत के पिता हैं, जो पैसा देने गए थे, उनके साथ में लगातार टच में थे और जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई थी। बावजूद इसके अपहरणकर्ता बैग लेकर के फरार हो गए और पुलिस को पता ही नहीं चला कब वो आया, तो पुलिस दावा कर रही थी कि जब फिरौती लेने आएंगे अपहरणकर्ता उस वक्त में दबोच लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम, बने रहिए आप हमारे साथ। वहीं इस बीच परिवार वालों ने कल देर रात मीडिया से क्या कहा, आपको सुनाते हैं। नहीं कर पाएगी। कप्तान सर ने भी टाइम दिया था, 4 दिन का दिया था, आज 12 दिन हो गए। अभी वो शासन दे रहे हैं कि खा पी के सो जाइए। जिसका भाई लापता है, जिसका बेटा लापता है, जिस माँ का बच्चा लापता है, वो खा पी के सो सकते हैं। पता नहीं मेरा भाई किस परिस्थिति में होगा, किस हाल में होगा। जब भाई ही नहीं आ रहा है तो हम लोग जी के क्या करेंगे? अब हम लोग भी आत्मदाह करेंगे। जब भाई नहीं रहेगा तो हम 3 लोग जी के क्या करेंगे? किसके लिए जिएंगे? राहुल, अरे पुलिस बिल्कुल खिलवाड़ खेल रही है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है और ये हमारे साथ में बहुत तमाशा हो रहा है। अब हम जो करेंगे वो हम पुलिस को बताएं। लास्ट रिकॉर्डिंग शाम, जाहिर सी बात है, जिस परिवार का बेटा गया है उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार वाले बेहद गुस्से में यहाँ पर हैं। पुलिस के खिलाफ नाराजगी उनमें बहुत ज्यादा है। जरा ये बताएं कि जो 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं, कौन है वो और क्या वो संजीत को जानते थे, उनके बारे में बताएं। देखिए, बिल्कुल गुस्सा परिवार में होना लाजमी है कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है, पूरे मामले में ढुलमुल का रवैया रहा और इसके बाद पुलिस ने जब रुपए भी दिला दिए और परिवार के हाथ में ना तो रुपए वापस आए, ना ही उनका बेटा वापस लौटा। हालांकि परिवार वाले लगातार ये कह रहे थे रुपयों की उनको चिंता नहीं है, उनका बेटा ही वापस आ जाए। अब बात अगर की जाए अपहरणकर्ताओं की, तो पुलिस अभी फिलहाल मामले में खुल करके तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन पुलिस ने इतना जरूर बताया है कि अपहरण का जो पूरा जो सूत्रधार है
वो संजीत के दो दोस्त हैं जो उसके साथ में पुरानी लैब में काम किया करते थे और इनके साथ संजीत का उठना बैठना था और उनको इस बात की जानकारी थी कि संजीत की बहन की हाल ही में शादी टूटी है, जिसके लिए शादी के लिए परिवार वालों ने पैसे का इंतजाम कर रखा था। इसके अलावा तमाम गहनों का इंतजाम कर रखा था। इस बात की जानकारी अपहरणकर्ताओं को थी, इसी वजह से युवक का अपहरण किया गया। आपको बता दें कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है तो 5 लोगों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस तफ्तीश से इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देगी कि किस तरीके से ये पूरा जो यानी कि जो करीबी थे संजीत के, उन्होंने ही संजीत को किडनैप किया पैसों के लिए और फिर उसकी हत्या कर दी। बहुत शुक्रिया शाम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन कानपुर पुलिस पर एक बार फिर सवाल यहां पर उठ रहे हैं और 12 थाने के एसओ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, एक बार फिर यहां पर आपकी पुलिस वालों पर, पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, क्या जानना चाह रहे हैं बताएं। सर, जो संजीत यादव की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है, पुलिस कटघरे में है। परिवार का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने कहा कि पैसे दिला दीजिए, फिरौती दे दीजिए, हम पकड़ लेंगे, लेकिन 1 महीना आप ढूंढते ही रह गए। नहीं तो ये हमसे पहले पूर्ववर्ती हमारे इंस्पेक्टर बढ़ रहा है ना, तो उनकी जानकारी है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। कानपुर देहात की अकबरपुर कोतवाली इलाके में घर में घुसकर भतीजों ने लोहे की रॉड से पीट कर अपने चाचा की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्ष एक ही परिवार के, जिनमें खेत में जानवर घुसने को लेकर विवाद हुआ था। घटना में बहनों भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। मेरठ के नौचंदी क्षेत्र के सूरजकुंड इलाके में देर रात पुलिस के वज्रवाहन ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से भड़की भीड़ ने वज्रवाहन में तोड़फोड़ कर उसके ड्राइवर को जमकर पीटा। लोगों का आरोप है कि वज्रवाहन का ड्राइवर पुलिसकर्मी नशे में था और लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। पिटाई से ड्राइवर के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस की एक्शन की मोबाइल थी, उससे एक व्यक्ति घायल हुआ, जिनका नाम किशनलाल गुप्ता था। उनको यहाँ भेजा गया तो उनको यहाँ पे डेथ हो गई उनकी हॉस्पिटल में। वहीं पे कुछ लोगों ने ड्राइवर के साथ जो है मारपीट की, तो ड्राइवर को भी यहाँ भर्ती कराया गया था। यहाँ से उसको हेड इंजरी सस्पेक्टेड बताई गई है, उनको दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया गया है। लखनऊ के मंडियाओं में आईएम रोड पर मुठभेड़ में शातिर बदमाश विशाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। विशाल अपने साथियों के साथ लूट के इरादे से घूम रहा था। मुठभेड़ में विशाल के साथ उसके 3 साथी भी गिरफ्तार किए गए। बदमाशों से पिस्टल और तमंचा भी मिला है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। विशाल पर लूट के 7 मुकदमे चल रहे हैं। वहीं मेरठ में सरूरपुर क्षेत्र के कर्नावल इलाके के जंगल में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सलीम शेख चिल्ली नाम के कुख्यात बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर भाग गया। सलीम शेख चिल्ली पर मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद समेत कई जनपदों में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। सीतापुर में पेट्रोल पंप पर एक दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसमें पेट्रोल पंप पर एक दबंग युवक हाथ में चाकू लेकर पंप कर्मी को मारने के लिए दौड़ रहा है। मौके पर 2 पुलिस वाले भी पहुंचे और दबंग युवक से चाकू छीनने की कोशिश की। पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके के केटीएस पेट्रोल पंप का है। युवक की दबंगई पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे में कैद हो गई। आरोप है कि दबंग ने पेट्रोल डलवाने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया था। कासगंज में बिजली विभाग के संविदा कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। नाराज परिवार वालों ने हंगामा कर मथुरा बरेली हाईवे को जाम करने की कोशिश की। कोतवाली सदर क्षेत्र के भिटोना बिजली घर में बंटी नाम का संविदा कर्मी काम कर रहा था, तभी लाइन में करंट आ गया। साथी कर्मचारी उसे लेकर अस्पताल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मौत होने का पता चलते ही उसके साथी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। सीओ ने हंगामा कर रहे परिवार वालों को शांत कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
ग्रेटर नोएडा की थाना सूरजपुर क्षेत्र के रूपबांस गांव के बाईपास पर एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल और बाइक सवार को रौंद दिया और बाद में कार बेकाबू होकर बिजली के पोल से जा टकराई। हादसे में कार ड्राइवर साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 लोग जख्मी हो गए, जिनका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। कार में शराब की बोतलें भी मिली हैं। आशंका है कि कार ड्राइवर नशे में था। पुलिस जाँच की बात कह रही है। एक्सीडेंट हुआ रेलवे लाइन के पास, जिसमें एक ब्रीजा गाड़ी, एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल के बीच में टक्कर हुई, जिसमें ब्रीजा गाड़ी के चालक सुंदर और साइकिल पर सवार आदित्य गौड़ की मृत्यु हो गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के चौबेपुर कांड के एक और आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम शिवम दुबे है, जो विकास का करीबी बताया जा रहा है। 2-3 जुलाई की रात पुलिस टीम पर हमला करने वालों में यह भी शामिल था। जिन 15 बदमाशों के पोस्टर पुलिस ने जारी किए थे, उस पोस्टर में भी शिवम की तस्वीर थी। एसटीएफ ने शिवम को कानपुर के चौबेपुर से ही अरेस्ट किया है। कानपुर कांड में बिल्हौर बीजेपी विधायक भगवती सागर का एक और बड़ा खुलासा। बीजेपी विधायक ने कहा कि 28 जून को ही पुलिस कानपुर कांड रोक सकती थी। बीजेपी विधायक ने कहा कि उन्होंने इस बाबत डीजीपी ऑफिस को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर डीजीपी ऑफिस ने विनय तिवारी की जांच कराई थी। अट्ठाईस मई को मैंने ये पत्र दस्तखत करके उनको दिया था सीओ साहब को, और इसके बाद मेरे पास 15-20 दिन बाद मेरे पास डीजीपी कार्यालय से फ़ोन आया कि आपका पत्र में मुझे जांच अधिकारी बनाया गया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वो फिर मैंने कहा आप आ जाइए। तो फिर वो 28 जून को यहाँ पर मैं यहीं नीचे सुबह वो आया था। इंस्पेक्टर मुस्लिम समाज का था, नाम मुझे इस टाइम नहीं याद है। न्यूज 18 ने प्रभात मिश्रा के नाबालिग होने के दावे पर बड़ा खुलासा किया है। परिवार वालों के उस दावे की पोल खुल गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रभात मिश्रा नाबालिग है। न्यूज 18 की तफ्तीश में जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला है। स्कूल और हाई स्कूल की टीसी में प्रभात मिश्रा के अलग अलग नाम सामने आए हैं। प्रभात मिश्रा का नाम कार्तिकेय और शानू भी है और उसकी जन्म तारीख 17 अगस्त साल 2000 लिखी हुई है। इसका मतलब हुआ कि प्रभात मिश्रा लगभग 20 साल का है, जो भारतीय कानून के मुताबिक बालिग है। गैंगस्टर विकास दुबे के साथ प्रभात मिश्रा ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर कर दिया। प्रभात मिश्रा मामले पर न्यूज 18 का यह बड़ा खुलासा है। प्रभात मिश्रा नाबालिग नहीं है। उनके यहाँ से यह टीसी जारी न होने की बात भी कही गई तथा अभियुक्त प्रभात मिश्रा की टीसी को फर्जी बताया गया। इसी क्रम में एक साथ 2 विद्यालयों में एक साथ अध्ययन करने की बात भी प्रकाश में आ रही है। सभी साक्ष्यों का सूक्ष्मता से संकलन किया जा रहा है, विवेचना प्रचलित है। मेरे पापा को बचाना, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, ना मेरे भैया ने कुछ किया था, ना मेरे पापा ने कुछ किया। भैया जो मेरे आदमी को तो सब ठीक किया भैया, तो चला गया। कम से कम हमारा जीने सारा तो न छीने हैं भैया, आप बताओ खुद ही हैं। कम से कम मेरे आदमी को न पकड़े, मेरे आदमी की रक्षा करें सब लोग, बस यही हम लोग चाहते हैं, कुछ नहीं, हम लोग मरे जा रहे। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक रोशन लाल ने 3 लोगों को छुड़वाने के लिए एसपी ऑफिस पर जमकर हंगामा काटा था। इसका संज्ञान लेते हुए एसपी ने दोषी सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया है, साथ ही मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल बीजेपी विधायक का आरोप था कि पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा है और अब पुलिस उनके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर रही है। इसी के विरोध में बीजेपी विधायक ने जमकर हंगामा काटा। वहीं एसपी सिटी ने विधायक पर बिकरू कांड का आरोप लगा दिया, जिसके बाद विधायक और भड़क गए और पुलिस वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मनमानी सबके सामने है। मुख्यमंत्री जी से शिकायत करें। जो यहाँ पुलिस रवैया ये तो कप्तान की नहीं सुन रहा है। कप्तान ने 4 बार निर्देश दिए, नहीं मानी है। मैंने 4 बार कप्तान साहब से कहा और इसकी हम आपको पूरा प्रूफ दिखाएंगे। हमारे पास प्रूफ है, कप्तान की बात नहीं मानी। कप्तान की ये तो नहीं सुन रहा। मैंने 4 बार कहा कप्तान ने निर्देश दिया ऐसा करो, फिर कप्तान की बात नहीं मानी। ये तो ऐसा जिस तरह आपके प्रशासन में ऐसा काम
विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी की आज की सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना बयान दर्ज कराएंगे। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत ये बयान उन्हें कोर्ट के सामने दर्ज कराना है। बाबरी केस में आडवाणी समेत कुल 32 आरोपी हैं। आडवाणी की पेशी से पहले बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी। इससे पहले कल यानी गुरुवार को अयोध्या स्थित ढांचा विध्वंस मामले में मुरली मनोहर जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने बयान दर्ज कराए। जोशी ने सीबीआई के आरोपों को नकारते हुए कहा कि वो बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं। पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया है। जोशी ने कहा कि सबूत के तौर पर पेश वीडियो कैसेट से छेड़खानी हुई है। यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नया आशियाना गुरुग्राम में होगा। न्यूज 18 आपको प्रियंका के आशियाने का सैंपल लुक दिखाने जा रहा है। डीएलएफ मंगोलियाज में अंदर से ये कैसा है, फ्लैट हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। गुरुग्राम और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएलएफ मंगोलिया जो प्रियंका गांधी का नया आशियाना है वो किस तरह का दिखता है, किस तरह की सुरक्षा है वहां, और आखिर ये फैसला प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्यों किया, सरकारी आवास छोड़ने के बाद वो यहाँ क्यों शिफ्ट हो रही हैं। क्योंकि देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो यही कि यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा का अपना घर है। जो डीएलएफ मंगोलिया है ये प्राइम लोकेशन है गुरुग्राम का, और ये बहुत पॉश इलाका है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफ़ी अहम है, क्योंकि जो अमूमन जो सोसाइटीज़ होते हैं उसमें सिक्योरिटी को लेकर इतनी पाबंदियां नहीं होती जितनी कि डीएलएफ में है, क्योंकि यहाँ आने जाने वालों के लिए अलग अलग गेट हैं। जिस गेट की विजुअल हम अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये रेसिडेंशियल गेट है, यानी जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जिनका घर यहाँ पर है, फ्लैट ऑनर हैं, उनको यहाँ से एंट्री मिलती है। गेस्ट गेट जो है वो दूसरी तरफ है, वहाँ पूरी तरह से स्कैनिंग की जाती है, और वहाँ जो गेस्ट होते हैं, जो जिनका फ्लैट है यहाँ, उनको पूरी तरह से स्कैन किया जाता है। जो सबसे अहम बात वो ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा अब सरकारी आवास खाली करेंगी और इस आवास में डीएलएफ मंगोलिया में यहाँ शिफ्ट करने वाली हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। लॉकडाउन के बीच बिना रुके बिना थके हम खबरों को आम दिनों की रफ्तार से आप तक पहुंचाते रहे, जिसका दर्शकों ने भी अभिवादन किया है और न्यूज 18 दर्शकों का पसंदीदा चैनल बनकर उभरा है। 28वें हफ्ते में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबको पछाड़कर नंबर 1 बना है। आपके प्यार और भरोसे की बदौलत न्यूज 18 ने यह मुकाम हासिल किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार और भरोसा न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमेशा यूं ही बना रहे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।